प्लेटो का न्याय सिद्धांत। पिछले चैप्टर में हमने बात की थी यूनान के दार्शनिक प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में। प्लेटो का न्याय सिद्धांत बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और हम बात करेंगे प्लेटो ने न्याय के बारे में क्या धारणा दी है। इन बिंदुओं में न्याय सिद्धांत का हम अध्ययन करेंगे। वर्तमान में न्याय प्रणाली क्या है, परंपरावादी धारणा क्या थी, उग्रवादी धारणा क्या थी, व्यवहारिकवादी धारणा क्या थी और प्लेटो की धारणा क्या थी, सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत न्याय और न्याय सिद्धांत की विशेषताएं, आलोचनाएं और प्लेटो के न्याय सिद्धांत का महत्व, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। प्लेटो का न्याय सिद्धांत तो उसके दर्शन पर आधारित है। रिपब्लिक में वर्णित आदर्श राज्य का मुख्य उद्देश्य न्याय की प्राप्ति है। रिपब्लिक में प्लेटो ने न्याय के स्वरूप तथा निवास स्थान की विस्तृत चर्चा की है। रिपब्लिक का प्रारंभ और अंत न्याय की चर्चा से होता है। प्लेटो ने न्याय को कितना महत्व दिया है, इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि प्लेटो रिपब्लिक को न्याय विषयक ग्रंथ कहता है। आदर्श राज्य में न्याय व्यवस्था की स्थापना के लिए ही दर्शन का शासन, राज्य का नियंत्रण, शिक्षा की व्यवस्था तथा साम्यवादी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। प्लेटो के अनुसार समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति और प्रशिक्षण के अनुकूल अपने कार्य कुशलतापूर्वक करना चाहिए और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्लेटो तत्कालीन नगर राज्य की बुराइयों से बहुत ही चिंतित था। सोफिस्टों के प्रचार के परिणाम स्वरूप यूनानी नगर राज्यों के लोग बहुत ही स्वार्थी और व्यक्तिवादी बन गए थे। उनमें नैतिक मूल्यों का पतन हो चुका था। इन बुराइयों को दूर करने के लिए और राज्य में एकता तथा सामाजिक भ्रातृत्व लाने के लिए प्लेटो न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। प्लेटो न्याय के लिए डिकायोस्यून शब्द का प्रयोग करता है, जिसका अर्थ है कंसर्निंग जस्टिस, अर्थात न्याय से संबंधित। यही प्लेटो के न्याय सिद्धांत का आधार है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को समझने के लिए इसका आधुनिक अर्थ जानना आवश्यक है। न्याय का आधुनिक अर्थ यह लैटिन भाषा के जस्ट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बांधना। तात्पर्य यह है कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ा रहता है। समाज सामाजिक बंधनों का समुच्चय है। हर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी रूप में संबंध जुड़ा रहता है। हर संबंध के पीछे दायित्व और अधिकार होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकार का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन एक निश्चित सीमा के अंतर्गत करना पड़ता है। यही न्याय का तकाजा है। मेरियम ने आधुनिक अर्थ में न्याय को परिभाषित करते हुए कहा है, न्याय उन मान्यताओं और प्रक्रियाओं का जोड़ है जिसके माध्यम से प्रत्येक मनुष्य को वे सभी अधिकार और सुख सुविधाएं जुटाई जाती है जिन्हें समाज उचित मानता है। आधुनिक अर्थ में न्याय का संबंध कानूनी प्रक्रिया द्वारा अपराधियों को दंड देने की प्रक्रिया से हो सकता है। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर न्याय के तीन पक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। न्याय का संबंध समाज की मान्यता या विचारों से है। न्याय प्रक्रिया में कानून का बहुत महत्व है। न्याय का उद्देश्य समाज द्वारा मान्य सुविधाओं और सुविधाओं को जुटाना है। आधुनिक अर्थ में न्याय कानून की उचित प्रक्रिया का नाम है, जिससे समाज से सभी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होती है। प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले यह बताने का प्रयास किया कि न्याय क्या नहीं है। प्लेटो ने यह बनाने के लिए कि न्याय क्या नहीं है, उसका निवास स्थान कहाँ है, पहले उस युग में प्रचलित तीन धारणाओं का खंडन किया। प्लेटो के समय जो न्याय की परंपरावादी धारणा थी ना, जहाँ विद्वान जो उस वक्त के तत्कालीन विद्वान थे न्याय को क्या मानते थे, पहले प्लेटो ने उन धारणाओं का खंडन किया। न्याय की परंपरागत धारणा, इस धारणा का प्रतिपादक विद्वान सिफेलस है। उसके अनुसार सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुकाना ही न्याय है। उसके पुत्र पोलीमार्कस के अनुसार न्याय प्रत्येक व्यक्ति को वह देने में है जो उसके लिए उचित है। इस धारणा का विवेचन करने से यह अर्थ निकलता है कि न्याय ऐसी कला है जिसके द्वारा मित्रों की भलाई तथा शत्रुओं की बुराई की जाती है। प्लेटो ने इस धारणा का खंडन निम्न आधारों पर किया है। न्याय कला न होकर मानव आत्मा का गुण है। न्याय हमेशा अच्छाई की ओर प्रवृत्त होता है, बुराई की ओर नहीं। कला तो बाह्य वस्तु है, जबकि न्याय आत्मा का गुण और मन की प्रवृत्ति है। शत्रु तथा मित्र के आधार पर न्याय करना व्यवहार में कठिन है। एक अच्छा मित्र भी शत्रु हो सकता है। व्यक्ति के अंदर छिपी बातों को कोई नहीं जान सकता, अतः यह पहचानना मुश्किल है कि कौन मित्र है कौन शत्रु। मित्र की भलाई करना तो उचित है, लेकिन शत्रु की बुराई करने से उसका अध्यपतन हो जाता है।
न्याय सेवा भावना पर आधारित होता है। अतः किसी व्यक्ति को पहले से अधिक बदतर बनाना न्याय नहीं हो सकता। मित्र और शत्रु के प्रति भलाई और बुराई का विचार व्यक्तिवादी सिद्धांतों पर आधारित है, जबकि न्याय की अवधारणा मूल रूप से सामाजिक हित से सरोकार रखती है। तो परंपरावादी धारणा का प्लेटो ने खंडन किया। अब बात करते हैं उस समय प्रचलित न्याय की उग्रवादी धारणा का। इस धारणा के प्रवक्ता थ्रेसिमेकस है। उनके अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित है, अर्थात जिसकी लाठी उसका भैंस। शासक के हितों की पूर्ति ही न्याय है। व्यक्ति के लिए न्यायप्रिय होने का अर्थ है कि वह सरकार व शासन के हितों का साधन बन जाए। न्याय की इस धारणा का अभिप्राय यह है कि सरकार सदा स्वयं से स्वार्थ के लिए शासन करती है तथा अन्याय न्याय से अच्छा है। प्लेटो इस धारणा का खंडन निम्न तर्कों के आधार पर करता है। व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था का अविभाज्य अंग है और इस सामाजिक व्यवस्था में उसका तथा उसके कर्तव्यों का स्थान सुनिश्चित है। व्यक्ति का सच्चा सुख अपने कर्तव्यों के पालन से है, न कि स्वार्थों की पूर्ति में। शासक एक सच्चे कलाकार की तरह होता है। एक सच्चा न्यायपूर्ण शासक वह है जो अपनी कलाकृति अर्थात अपने नागरिकों के हितों में वृद्धि करता है। वह सीमित स्वार्थों का सेवक न होकर समूचे समाज के हितों का सेवक या पोषक होता है। न्यायी व्यक्ति ही अन्यायी की तुलना में बुद्धिमान होता है। वह अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों को पूरा करता हुआ आत्मानंद प्राप्त करता है। इस प्रकार न्यायी अन्यायी से अच्छा है, न कि अन्यायी न्यायी से। न्याय की व्यवहारवादी धारणा। तत्कालीन समय में प्रचलित एक और न्याय की अवधारणा थी जिसे व्यवहारवादी धारणा कहा जाता है। इसके प्रतिपादक ग्लाउकोन थे। ग्लाउकोन का मानना है कि मनुष्य स्वभाव में स्वार्थी है। मनुष्य ने प्राकृतिक अवस्था में उत्पन्न अन्याय को दूर करने के लिए समझौता किया कि वे न तो अन्याय करेंगे न अन्याय को सहन करेंगे। ग्लाउकोन का तर्क है कि न्याय एक कृत्रिम व्यवस्था है जिसकी उत्पत्ति का आधार भय है। न्याय भय की संतान है। यह दुर्बलों की आवश्यकता है ताकि वे शक्तिशाली के विरुद्ध अपनी रक्षा कर सके। अतः ग्लाउकोन के अनुसार न्याय दुर्बल का हित है। प्लेटो की विचारधारा अनुसार न्याय का निवास मनुष्य की आत्मा में है, न कि किसी बाह्य समझौते में। न्याय व्यक्ति की आत्मा का गुण है। न्याय उसकी सहज प्रवृत्ति है। न्याय का पालन भय से नहीं स्वाभाविक रूप से होता है। उपयुक्त तीनों धारणाओं का खंडन करते हुए प्लेटो कहता है कि न्याय मनुष्य की आत्मा का गुण तथा मानव मस्तिष्क का स्वभाव है। ऐसा गुण तथा ऐसा स्वभाव जिसे एक बार प्राप्त करने पर मनुष्य सदैव एक ही सदाचारी व व्यवहारवादी मार्ग का अनुसरण करता है। प्लेटो ने उपयुक्त तीनों तत्कालीन अवधारणाओं का खंडन करते हुए अपनी अवधारणा बताई है। प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि प्रत्येक मनुष्य का अपना अलग अलग स्वभाव होता है। मनुष्य की आत्मा में तीन गुण होते हैं: विवेक, साहस और क्षुधा। आत्मा के प्रत्येक तत्व का अपना स्वाभाविक कार्य है। विवेक का कार्य नियंत्रण करना, साहस का कार्य रक्षा करना और क्षुधा या तृष्णा का कार्य भौतिक वस्तुओं का संचय करना है। प्लेटो के अनुसार यदि मानव आत्मा के तीनों गुणों के आधार पर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुकूल कार्य करे तो वह न्याय है। प्लेटो के अनुसार एक व्यक्ति को केवल एक ही कार्य करना चाहिए जो उसकी प्रकृति के सर्वथा अनुकूल है। इस प्रकार प्लेटो प्रचलित तीनों धारणाओं का खंडन करते हुए न्याय को बाह्य वस्तु न मानकर आत्मा का गुण मानता है। प्लेटो का कहना है न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। प्लेटो के अनुसार न्याय के दो रूप हैं। सामाजिक न्याय। प्लेटो का कहना है कि सामाजिक रूप में न्याय तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग अपने स्वभाव अनुसार कार्य करें और परस्पर सामंजस्य तथा एकता बनाए रखे। प्लेटो राज्य में दार्शनिक वर्ग के शासन को मानता है। दार्शनिक वर्ग में विवेक, सैनिक वर्ग में साहस तथा उत्पादक वर्ग में क्षुधा या तृष्णा तत्वों की प्रधानता स्वीकार करता है। न्याय का संबंध तो समूचे राज्य से होता है। प्रत्येक वर्ग अपने कर्तव्यों का उचित दिशा में निर्वहन करके न्याय की स्थापना कर सकता है। प्लेटो का कहना है कि राज्य के तीनों दार्शनिक शासक को सैनिक वर्ग तथा उत्पादक वर्ग द्वारा अपने अपने कार्यों का समुचित निर्वहन और पालन करना ही सामाजिक न्याय है। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही ऐसा कार्य करना चाहिए
जो उसके स्वभाव के सर्वथा अनुकूल हो। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में बार्कर का कहना है, न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसके कर्तव्यों का पालन जो उसके प्राकृतिक गुणों तथा सामाजिक स्थिति के अनुकूल है। नागरिक की स्वधर्म चेतना तथा सार्वजनिक जीवन में उसकी अभिव्यंजना है। कुछ परिभाषाएं विद्वानों ने और दी है प्लेटो के न्याय के बारे में। संक्षेप में प्लेटो के न्याय के बारे में हम कह सकते हैं कि ये मानव को अपनी अंतरात्मा में सीमित रखता है। जिस गुण की मनुष्य में प्रधानता है वो केवल अपना कार्य करे, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करे, यही प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। इसी प्रकार प्लेटो ने व्यक्तिगत न्याय के बारे में बताया है। वही बात जो सामाजिक न्याय के बारे में है। प्लेटो का कहना है, जब व्यक्ति की आत्मा के साहस और क्षुधा तत्व विवेक के नियंत्रण व अनुशासन में कार्य करते हैं तो व्यक्तिगत न्याय की प्राप्ति होती है। प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का ही विस्तृत रूप है। प्लेटो का कहना है कि राज्य की उत्पत्ति वृक्षों और चट्टानों से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होती है। जिस प्रकार सामाजिक न्याय में तीनों वर्ग अपने अपने कार्यक्षेत्र में रहते हैं, उसी प्रकार व्यक्तिगत न्याय में भी आत्मा के तीनों तत्व अपने क्षेत्रों में सीमित रहते हैं। आत्मा के तीनों तत्वों में सहयोग, एकता, सामंजस्य और संतुलन पाया जाता है। वैयक्तिक न्याय ही वह गुण है जो व्यक्तियों को सामाजिक बनाता है। अतः वैयक्तिक न्याय के बिना सामाजिक न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं कुछ बिंदुओं में देखी जा सकती है। विशिष्टीकरण का सिद्धांत। प्लेटो मानता है कि मनुष्य की आत्मा के प्रत्येक तत्व का अपना विशिष्ट कार्य होता है। विवेक का कार्य नेतृत्व करना, साहस का कार्य रक्षा करना और तृष्णा या क्षुधा का कार्य उत्पादन करना है। इन तीन गुणों से तीन वर्ग बनते हैं, दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। तो समाज में जिस तत्व में विवेक की प्रधानता होती है वह शासन करेगा, साहस की प्रधानता होगी वो सैनिक बनेगा और क्षुधा या तृष्णा की प्रधानता होगी वह उत्पादन करेगा। प्रत्येक वर्ग का अपना विशिष्ट कार्य होता है। दूसरा है हस्तक्षेप का सिद्धांत। प्लेटो का मानना है कि आत्मा के तीनों तत्व या तीनों वर्गों का अपना अपना कार्यक्षेत्र है। वे केवल जो उनका मौलिक तत्व है उसी के अनुसार कार्य करेंगे, अन्य के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जैसे विवेक की प्रधानता वाला शासक वर्ग है, साहस की प्रधानता वाला सैनिक वर्ग है और तृष्णा की प्रधानता वाला व्यापारी वर्ग है। तो तीनों ही अपने अपने कार्य करेंगे, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप किए बिना। अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। सामंजस्य और एकता का सिद्धांत। न्याय सिद्धांत के द्वारा तीनों वर्ग संतुलन और एकता भी बनाए रखते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। प्लेटो के अनुसार कार्य विशिष्टीकरण और हस्तक्षेप की नीति के द्वारा आत्मा का प्रत्येक तत्व, राज्य का प्रत्येक वर्ग अपने को संयमित रखता है और अपने से श्रेष्ठ तत्व की अधीनता स्वीकार करता है और आपस में सामंजस्य रखता है। न्याय का सिद्धांत रचनात्मक सिद्धांत है। प्लेटो न्याय की आधारशिला पर राज्य रूपी सुंदर भवन का निर्माण करता है, जहाँ व्यक्ति और वर्ग एक दूसरे के साथ ऐसे एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं कि प्रत्येक संपूर्ण का निर्माण करते हुए अपने वास्तविक सौंदर्य को भी बनाए रखते हैं। न्याय राज्य के तीन निर्माणकारी तत्वों में घनिष्ठ संबंध पैदा करता है। प्लेटो का न्याय भवन निर्माण कला से मिलता जुलता है। जिस प्रकार एक भवन निर्माण विशेषज्ञ अपने अधीनस्थ कारीगरों को अंकुश में रखता है, उसी प्रकार न्याय मनुष्य की विभिन्न आकांक्षाओं को नियंत्रित कर लोगों को अनेक कार्य करने से रोकता है और केवल उस काम की ओर प्रेरित करता है जिसकी उनमें स्वाभाविक क्षमता होती है। स्त्रियों को समान अधिकार। प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत में स्त्रियों और पुरुषों को समान मानकर स्त्रियों को भी सार्वजनिक सेवा में बराबर अधिकार प्रदान करता है। प्लेटो का विश्वास है कि स्त्रियां राजनीतिक और सैनिक कार्यों में भाग ले सकती है। प्लेटो ने न्याय के दो प्रकार बताए हैं जिसकी हमने पहले बात कर ली है, वैयक्तिक न्याय और सामाजिक न्याय। अब बात करते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुख बिंदुओं की। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में कुछ मूलभूत बिंदु हैं। व्यक्तिवाद का विरोधी। प्लेटो राज्य और व्यक्ति को अलग अलग नहीं मानता,
राज्य से अलग हटके व्यक्ति को नहीं मानता और व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है, तो यह व्यक्तिवाद का विरोधी कहा जा सकता है। न्याय सिद्धांत में सहायक एवं अनिवार्य साधन। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को अमली जामा पहनाने के लिए 2 साधनों की व्यवस्था की है। पहला शिक्षा का सकारात्मक तरीका और दूसरा साम्यवाद नकारात्मक तरीका है। दार्शनिक शासक। प्लेटो के अनुसार राज्य का एक दार्शनिक शासक होगा जिसमें विवेक के तत्व की प्रधानता होगी। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। प्लेटो ने मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति के विशिष्ट गुण को कार्य के साथ जोड़ा है। साविव्य एकता का सिद्धांत। प्लेटो ने एक एकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तीनों वर्ग अलग अलग होते हुए भी, अलग अलग कार्य करते हुए भी राज्य के अंतर्गत एक है और एक दूसरे के सहायक हैं। नैतिकता का सिद्धांत। प्लेटो का न्याय संबंधी अवधारणा केवल वैधानिक कर्तव्यों पर आधारित ही नहीं है, बल्कि नैतिक और सर्वव्यापी कर्तव्यों पर भी आधारित है। प्लेटो ने नैतिकता के सिद्धांत का पोषण किया है, जहाँ लोग अपने अंदर जो तत्व विद्यमान है उसके अनुसार कार्य करेंगे। आदर्श राज्य का रक्षक। प्लेटो ने माना है कि न्याय एक ऐसा गुण है जो राज्य की रक्षा करेगा। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को हमने विस्तार से पढ़ा। अब हम बात करते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनाओं की। प्लेटो, जैसा कि हम जानते हैं, काल्पनिक और दार्शनिक विचारक थे। उन्होंने आदर्श राज्य, न्याय सिद्धांत, साम्यवादी व्यवस्था, जो भी कल्पनाएं करी वो अपने दार्शनिक चिंतन के माध्यम से करी है। उनको व्यवहार में अपनाकर नहीं देखा गया है। तो कुछ कमियां उनके न्याय सिद्धांत में है। प्लेटो का न्याय केवल नैतिक है, कानूनी नहीं। प्लेटो का न्याय सिद्धांत किसी दंडकारी शक्ति के अभाव में केवल नैतिक बन के रह जाता है। जब तक किसी कर्तव्य के पीछे कानूनी शक्ति ना हो तो वो प्रभावी नहीं हो सकती। जैसा कि बारकर कहते हैं, प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय नहीं था, यह मनुष्यों को केवल अपने कर्तव्यों तक सीमित करने वाली भावना मात्र है, कोई ठोस कानून नहीं है। व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए अवसर का अभाव। इसमें व्यक्ति अपनी सारी योग्यताओं का विकास नहीं कर पाएगा। किसी परिस्थितिवश या किसी विशेष समय में किसी व्यक्ति में कोई एक गुण प्रधान हो सकता है, किंतु हो सकता है कि अन्य गुण का वो विकास कर पाए। जैसे तृष्णा वाला साहस का विकास कर सकता है और साहस वाले में विवेक के गुण आ सकते हैं, किंतु प्लेटो 3 अलग अलग भागों में लोगों को बांट देता है। ऐसे में उनके विकास के अवसर बाधित होते हैं। अत्यधिक एकीकरण और अत्यधिक पृथक्करण की प्रवृत्ति। प्लेटो ने राज्य के अधीन साहस, सुधार, विवेक को बांट दिया है। तीनों को राज्य के अनुसार एकीकृत भी करता है और तीनों को बिल्कुल अलग अलग भी कर देता है कि केवल और केवल अपना कार्य ही करें। तो ऐसी स्थिति में अति हो जाती है, जहाँ सामंजस्यता देखने को नहीं मिलती। आधुनिक राज्यों में लागू नहीं किया जा सकता। व्यावहारिक बात है, इसे आधुनिक समय में लागू नहीं किया जा सकता। ये केवल नैतिक और भावनात्मक सिद्धांत है। इसे वर्तमान राज्यों में लागू करना मुश्किल है। किसी एक तत्व के अनुसार ही व्यक्तियों से कार्य करवाना मुश्किल है। निरंकुशतावाद का प्रतीक। प्लेटो ने दार्शनिक शासक को संपूर्ण शक्तियाँ दे दी थी और किसी भी प्रकार का विरोध वंचित किया है, तो निरंकुशतावाद का प्रतीक है। अप्रजातांत्रिक। प्लेटो ने व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को स्वीकार किया है और उसका मानना है कि शासन करने के गुण सभी व्यक्तियों में नहीं होते। वह व्यक्ति के अधिकारों की उपेक्षा कर केवल कर्तव्य पर जोर देता है, तो प्रजातंत्र के विपरीत है। वर्ग संघर्ष। प्लेटो के अनुसार समाज में 3 वर्ग बन जाएंगे: शासक, सैनिक और तृष्णा के आधार पर व्यापारी वर्ग। तीनों वर्गों में वर्ग संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। सामान्य जनता पर अविश्वास। प्लेटो केवल दार्शनिक शासक को महत्व देता है, सैनिक को महत्व देता है, सामान्य जनता पर अविश्वास करता है, उनको शासक बनने लायक, शासन के योग्य या अधिकारी बनने योग्य भी नहीं मानता। विरोधाभास का सिद्धांत। प्लेटो का न्याय सिद्धांत विभिन्न वर्गों में पारस्परिक हस्तक्षेप को अस्वीकार करता है। राज्य के तीनों वर्ग एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करते हुए अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। दूसरी तरफ प्लेटो शासक वर्ग को सैनिक वर्ग व उत्पादन वर्ग पर कठोर नियंत्रण का अधिकार देकर विरोधाभासों का धन को जन्म देता है। अमनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक रूप से प्लेटो का न्याय सिद्धांत काल्पनिक लगता है। एक दूसरे से पृथक रहते हुए एक दूसरे के काम आ जाएंगे लोग, ऐसा
संभव नहीं लगता। श्रम विभाजन की प्रणाली का अभाव। किस प्रकार निर्णय होगा कि कौन तृष्णा वाले गुण रखता है, कौन साहस वाले रखता है और कौन विवेक रखता है? तो ऐसी स्थिति में कोई महत्वपूर्ण प्रणाली या कोई सिद्धांत नहीं है जिससे 3 वर्गों में लोगों को बांटा जाए। अनुभव का कोई महत्व नहीं। लोग अपने जीवन में अनुभव प्राप्त करके आगे बढ़ सके, इसकी कोई संभावना प्लेटो के न्याय सिद्धांत में नहीं लगती। अधिकारों और दंड की व्यवस्था का अभाव। कोई व्यक्ति दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करता है अथवा अपने कार्यों को पूरी तरह नहीं करता तो किसी प्रकार की दंड व्यवस्था का प्लेटो ने सुझाव नहीं दिया है। प्लेटो के सिद्धांत का महत्व इस रूप में है कि उसने मनुष्य के अंदर 3 तत्वों को प्रधान माना है जो कम या ज़्यादा लोगों में पाए जाते हैं, और किसी भी प्रकार से राज्य के हित में यदि यह व्यक्ति अपने गुणों के आधार पर कार्य करे तो राज्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद।